हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं प्रिया राठौर आपके लिए फिर से एक बार नया वाला लेक्चर लेकर आई हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 12। ठीक है, और ये चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको दिख गया होगा, क्योंकि हमारे टाइम में तो हम क्या पहले चैप्टर शुरू करने से पहले उसके पत्ते गिनते थे। अरे वो कितना बड़ा चैप्टर है ना। आपकी भी आदत होगी, हमारी भी थी, है ना। पहले चैप्टर की लेंथ देख लो कितना है, कितना करना है। तो भाई ये था चैप्टर फ्लो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक ही चीज़ पढ़ेंगे, जीन चिकित्सा। ठीक है, जिसको जीन थेरेपी के कहते हैं इंग्लिश में, और उसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। तो आइए, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। बड़े बिजी हो आप, बैकलॉग पड़े हुए हैं आपके बहुत सारे, है ना, खतरनाक वाले। तो आज जो 10 मिनट बच जाए, क्योंकि लेक्चर छोटा रहेगा, तो वो 10 मिनट वहाँ पे बैकलॉग में निकाल लेना। ठीक है, फिर पूछोगे मैम बैकलॉग कैसे ख़त्म करें, है ना। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी तो हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। और हमने पहले एग्रीकल्चर पढ़ा कि हम एग्रीकल्चर में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा मेडिकल में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हमने इंसुलिन बनाया, और मैं तो कल बेच भी आई मार्केट में। और आज जो है हम जीन थेरेपी करेंगे। अब जीन थेरेपी क्या है? थेरेपी क्या होती है? बहुत सारी प्रकार की थेरेपी होती है। आपके कहीं पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर अगर वो फ्रैक्चर से आपका पैर मूव नहीं कर रहा है कई बार, तो आपको बोलता है कि आप इसको फिजियोथेरेपी दिलाओ। क्या होता है फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी में वो आपको ऐसे मूवमेंट करना सिखाते हैं। मतलब जैसे जो पैरालिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको भी फिजियोथेरेपी दी जाती है। उनको हाथों पैरों को धीरे धीरे हिलाना वगैरह सिखाया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि मूवमेंट आ जाए। तो फिजियोथेरेपी होती है ना, एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है, योगा थेरेपी होती है, कई थेरेपी होती है। तो थेरेपी का मतलब है इलाज किसी चीज़ का। तो यहाँ पे अगर हम एक एडवांस इलाज करने वाले हैं, और वो इलाज है जीन थेरेपी। हम तो जीन को ही बदल देंगे, जीन का ही इलाज कर देंगे पूरा। तो भाई उसको क्या कह देंगे? जीन थेरेपी। समझ गए क्या है जीन थेरेपी? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का तो काम ही जीन से खेलना है ना। उसके तो हाथों में ही जीन से अलावा कुछ आता नहीं है, उसका तो खिलौना ही जीन है। किसी रोग विकार के उपचार के लिए मनुष्य की कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ का प्रविष्ट कराना। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ क्या है भाई? डीएनए है, और डीएनए की ही इकाई होती है वो जीन होती है। अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? जीन थेरेपी कहते हैं, कि कुछ फेरबदल कर लेना या कोई जीन अंदर डाल देना मनुष्य के। अगर मनुष्य की बात करें, एनिमल होगा तो भाई एनिमल, लेकिन मनुष्यों पे ज़्यादा अप्लाई की जाती है। एनिमल के लिए तो कोई भी विधि अपनाई जा सकती है, करते हैं, एनिमल्स पे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो मनुष्य का है। ठीक है, जीन थेरेपी अनेक विधियों के मेल से बनी ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भ्रूण शिशु में चिन्हित किए गए जीन के दोषों को सुधार किया जाता है। मान लो आपका कोई भ्रूण है ना, भ्रूण है, या आप खुद भी हो, छोटा बच्चा है, कुछ भी है, आपके जीन में कोई खराबी हो गई है, ये आपका जीन था। जीन में खराबी को क्या कहते हैं? कोई म्यूटेशन हो गया है आपके जीन में, उत्परिवर्तन हो गया है। उत्परिवर्तन पढ़ा है ना हमने, जीन में गड़बड़ हो जाती है। तो उत्परिवर्तन हो गया है और आपका ये जीन काम नहीं कर रहा। और उत्परिवर्तन के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हैं, सिकल सेल सुना है ना, हीमोफीलिया सुना है। सब उत्परिवर्तन के ही जो है कारण होते हैं, अचानक कुछ जीन में चेंज हो जाते हैं। तो ये जीन खराब हो गया है। अब हमारे पास तो बायोटेक्नोलॉजी है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो या तो हम इस जीन को निकाल लें यहाँ से, उसकी जगह अच्छा वाला जीन डाल दें, ये कर सकते हैं, या इस जीन में कुछ फेरबदल कर दे, सीक्वेंस चेंज कर दे उसका। जो खराब चीज, क्योंकि जीन है तो वो प्रोटीन बना रहा होगा कोई ना कोई, वो जो प्रोटीन बना रहा है वो किसी सीक्वेंस की वजह से बन रही होगी, है ना, ATGC GCSC, जिस भी सीक्वेंस के लिए बन रही होगी, हम उस सीक्वेंस को ही चेंज कर दें। तो ऐसे फेरबदल करना या कोई जीन प्रविष्ट कराना सब किसके अंतर्गत आता है? कि अगर जीन में कोई दोष है तो क्या करें? पंडित जी के पास जाएं, दोष निवारण विधि करवाएं? नहीं, जीन थेरेपी करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो आ जाए अब एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर दिया है
वो दिया है एक 4 साल की गर्ल का, ठीक है। अब तो वो गर्ल बड़ी हो गई, अभी मतलब जिंदा काफ़ी साल पहले तक तो थी, अभी मेरे को पता नहीं, पता हो मैं बोलूँ उससे 2 महीने पहले ही। तो भैया 20 साल की थी तब तक तो वो जिंदा थी, है ना, ये 20 साल का तो मुझे पता है, उसके बाद अभी भी हैं शायद। तो वो जो गर्ल थी 4 साल की, 1990, अब ये ईयर मुझे क्यों याद है, क्योंकि मेरा बर्थ ईयर है ठीक है, मेरा बर्थ ईयर है, अब बच्चों को मेरी एज पता चल जाएगी, बर्थ ईयर है मेरा, ठीक है, 1990। और कई बार इसीलिए मैं कभी 1993 ऐसा कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरे मुंह से 90 ही निकलता है, क्योंकि वो बोलने की आदत है ना खुद का बर्थ ईयर। तो 1990 में एक 4 साल की लड़की थी, ये आप फोटो देख रहे हो, इसको एक बीमारी थी जिसका नाम है स्किड। ये स्किड की फुल फॉर्म क्या है मैं यहां लिख रही हूं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। कई बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं मैम लिखनी है क्या, हाँ मैम लिख रही है, मैम को तो याद है, तो आपको भी लिखनी है स्किड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म स्किड की यहां लिखी है, वहां जगह नहीं थी, स्किड। इसको एक बीमारी थी स्किड। क्या होता है ये स्किड? स्किड में क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीए, एडिनोसिन अमीनो अमीनेज, ठीक है, एडिनोसिन अमीनेज, एडिनोसिन अमीनेज, ठीक है। एडीए जो है एक एंजाइम होता है, ये हमारी बहुत सारी प्रक्रियाओं को मेंटेन करता है, हमारी ग्रोथ को, हमारे इमोशंस को, हमारी बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि इसमें एडिनोसिन है, ठीक है, आपको पता है डीएनए से रिलेटेड होता है एडिनोसिन, बहुत सारी प्रक्रियाओं को एडीए जो है वो कंट्रोल करता है, एक नहीं है इसके काम, खास करके इम्यून सिस्टम को। तो अब इसका ये जो एंजाइम था वो नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि एंजाइम कौन बनाता है? एंजाइम तो जीन बनाता है, मतलब कि जीन में दोष था जिसकी वजह से ये एंजाइम नहीं बन रहा था। अब ये एंजाइम नहीं बन रहा था तो इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी, और इतनी वीक थी कि ये अगर हमारी तरह घर के बाहर निकल जाए तो इसको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, और बीमारी होती रहती थी, और हो जाएगी तो किसी ना किसी बीमारी, सर्दी खांसी की वजह से भी इसकी डेथ हो सकती है, इतनी खतरनाक इसको बीमारी थी। जैसा कि नॉर्मली हम कहते हैं एड्स में हो जाती है ना, जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी सेम वैसा ही है ना। उसको क्या हो रहा था, इम्यूनिटी बहुत वीक थी, मतलब हो सकता है कि कल उसको सर्दी खांसी हो और उससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो अब इसको रखा कैसे जाता था? तो इसको देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो एक पॉलीथीन की लेयर लगी हुई है, मतलब एक पॉलीथीन का ऐसे एक बॉक्स बनाया हुआ है, और यहाँ पे 2 ऐसे आपको दिख रहे हैं जहाँ से वो डॉक्टर साहब हाथ डाल रहे हैं। तो इसको पूरा पैक रखा जाता था, अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाती थी, और होल बना रखे थे जहाँ से उसको खाना पीना टॉय वॉय सब अंदर डाल रखा था। क्यों? क्या? ताकि वो हवा में नहीं आए। अगर वो वायु में आई, हवा में आई, ऑक्सीजन में आई, तो एयर में तो आपको पता ही है, मेरे रिश्तेदार घूम रहे हैं बैक्टीरिया वायरस, है ना, जो मैंने पाल रखे हैं, तो वो जो है वो क्या है, यहाँ पर उसको अटैक कर देंगे और फिर वो उसकी डेथ हो सकती है, तो इसलिए उसको ऐसे बंद रखा जाता था। अब इस डिजीज का हमने जो निवारण किया वो जीन थेरेपी से किया, लेकिन जीन थेरेपी ही इसका एक इलाज नहीं था, और भी 2 इलाज थे, वो हम देखेंगे, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे, ठीक है। तो क्या था भाई, जीन थेरेपी का सबसे पहला चिकित्सीय प्रयोग 1990 में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से पीड़ित एक 4 वर्षीय बालिका पर किया गया, ठीक है, 4 वर्षीय बालिका। ये याद रखना है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन से भी इंपॉर्टेंट है। यह एंजाइम एडीए प्रतिरक्षी तंत्र के सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक है, ठीक है, एडीए वही प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बीमारी का नाम ही यही है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून प्रतिरक्षी तंत्र खराब हो गया है इसका। यह विकार एडीए की जन्मजात कमी, मतलब उसको बचपन से ही वो जीन काम नहीं कर रहा है तो उसकी कमी है उसको,
इस एंजाइम को कोड करने वाली जीन के विलोपन से हुआ है। किस वजह से? म्यूटेशन बहुत प्रकार का होता है, डुप्लीकेशन, डिलीशन, है ना, तो ये डिलीशन की वजह से हुआ है, ये विलोपन की वजह से हुआ है, मतलब कि जीन का कोई एक न्यूक्लियोटाइड या सीक्वेंस गायब है, ठीक है, और इसीलिए वो एंजाइम नहीं बन रहा, डिलीशन। कुछ बच्चों में एडीए न्यूनता का उपचार अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा क्या है? बोन मेरो। क्या होती है बोन मेरो मैम? बोन मेरो वह सिरा है हड्डी का जिसके अंदर आपकी जो लंबी अस्थियां होती हैं, है ना, जैसे कि पैर की, है ना, हाथ की, और जनरली जो है वो प्यूबिक बोन जो होती है उनमें भी बोन मेरो होती है, क्योंकि वहीं से बोन मेरो निकाला जाता है जब ऑपरेशन किया जाता है। तो फीमर वगैरह के सिरों पे होती है। तो जो भी आपकी हड्डी होती है ना, शायद मैंने 12th में बताया है, कभी पता नहीं, 11th को तो बताया है, ये हड्डी है ना, इसके सिरों पर ऐसे हड्डी के अंदर दो प्रकार का टिश्यू होता है, एक होता है कठोर टिश्यू, कॉम्पैक्ट टिश्यू, और एक होता है स्पॉन्जी यानी कि सॉफ्ट टिश्यू होता है। तो इसके सिरों पर एक सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है और वो भी दो प्रकार का होता है, एक रेड होता है लाल वाला और एक येलो होता है। तो जो रेड होता है ना, उससे हमारी ब्लड सेल्स बनती है, रेड वाले से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये सिरों पे आपको जो चीज दिख रही है, ये है बोन मेरो। ये स्पॉन्जी वाला जो टिश्यू है वो होता है बोन मेरो, ये हड्डी के अंदर होता है। क्लास 11th में आपने कभी पढ़ा हो, याद आ रहा हो कुछ। तो बोन मेरो क्या होता है? बोन मेरो में स्टेम सेल्स होती है। अब ये स्टेम सेल्स क्या होती है पढ़ाया है सब हमने, आगे सब पढ़ के आए हैं। स्टेम सेल ऐसी सेल्स होती है जिनमें पूर्णतः दूसरी अंग या उत्तक को बनाने की क्षमता होती है। समझ गए आप? जैसे हमने एक वो कहा था टोटीपोटेंसी, युग्मनज जो होता है जाइगोट टोटीपोटेंट होता है, ऐसे स्टेम सेल्स होती है ना। मान लो ये स्टेम सेल है, अब ये कुछ भी बना सकती है, ये आपका कोई ऑर्गन भी बना सकती है, ये आपकी आरबीसी भी बना सकती है, ये आपका कुछ लिवर भी बना सकती है। तो स्टेम सेल में ये काबिलियत होती है कि वो आगे चलकर विभाजित होकर जो भी उसको बनाना होता है वो बना सकती है। तो यहाँ पे स्टेम सेल्स बनती है, ठीक है। तो अगर हम इस स्टेम सेल्स को यानी कि बोन मेरो को रिप्लेस कर दें, वहां से हटा दें, और अच्छा इसमें हो रहा क्या है ये सुनो पहले। ये जो इम्यूनिटी वीक हो रही है वो किस वजह से हो रही है? इम्यूनिटी का मेन काम किसके रिस्पॉन्सिबल है? इम्यून वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, WBC। और WBC में भी कौन? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स करती है ना, वो घूमती रहती हैं ब्लड के अंदर। मैंने आपको बताया डाकुओं की तरह बंदूक लेके, जहां कोई दिखा नहीं वहीं ढेर, आने दो जो आ रहा है अंदर। तो ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट भी इसी स्टेम सेल से बनती है। तो अगर हम किसी उसके पेरेंट्स का, क्योंकि हर का बोन मेरो भी उसे सूट नहीं होगा, आपको पता है मैच करना पड़ेगा रिप्लेस करने के लिए। तो अगर किसी का बोन मेरो उससे मैच होता है, अगर कोई बच्चे सीरियल देखते होंगे तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। पहले एकता कपूर के सीरियल में कुछ नहीं मिलता था तो उसको वो ब्लड कैंसर करवा देते थे, और घूम फिर के बाद जो है वो बोन मेरो पे आ जाती थी। फिर उसके बच्चे का बोन मेरो ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स को ढूंढा जाता था, तो फिर उसको पता चलता था कि अच्छा मेरे पापा तो ये हैं, ऐसा है ना। वो एकता कपूर वाले सीरियल, खतरनाक वाले। मैंने कभी कोई सीरियल नहीं देखा, ये मैं दूसरों को देखते हुए देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, इसलिए कह रही हूँ कि भाई लिम्फोसाइट जो है वो क्या स्टेम सेल से बनती है। तो स्टेम सेल हम अगर रिप्लेस कर दें उसके पेरेंट्स का बोन मेरो का कुछ भाग निकाल के, जनरली इस एरिया से निकाला जाता है, हिप वाला जो एरिया होता है वहाँ पे ऑपरेशन करके जो है निकाला जाता है। तो वो अगर हम उस लड़की के अंदर डाल दें, उस गर्ल के अंदर डाल दें, तो भी हमारा काम हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स बनने लग जाएगी उसके, और उसकी प्रतिरोधक क्षमता सही हो जाएगी। तो एक तो है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर दें। दूसरा क्या है? अन्य में इसका उपचार एंजाइम प्रतिरक्षा चिकित्सा द्वारा किया जाता है, कि हम उसको वो एंजाइम दे दे जो नहीं बन रहा। कौन सा नहीं बन रहा? एडीए देना शुरू कर दे, रोज उसको ठूसो, इंजेक्शन ठूसो। लेकिन ये दोनों परमानेंट इलाज नहीं है, मतलब इससे वो सही नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि लिम्फोसाइट की भी एक लिमिट है,
आपने जो बोन मेरो डाला है, जो स्टेम सेल्स डाली है, वो स्टेम सेल्स लिम्फोसाइट डाले बनाएगी, लेकिन लिम्फोसाइट्स तो एक एज होती है लिम्फोसाइट की, उसके बाद वो डेड हो जाएगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि WBC कम से कम 3 से 4 दिन से 1 हफ्ता जिंदा रहती है, ऐसे लिम्फोसाइट हम मानते हैं कि 14-15 दिन जिंदा रह सकती है ना। 3 से 4 दिन से लेकर 14 या 15 दिन या 1 हफ्ता तक जिंदा रहती है, उसके बाद तो लिम्फोसाइट मर जाएगी। वापस वही सिचुएशन। एंजाइम कितना दोगे? रोज उसके शरीर में इंजेक्शन तो लगाने से रहे आप, और आपको क्या पता कब वो एंजाइम कितना कैसे काम कर रहा है, खत्म हो गया है बॉडी के अंदर कुछ है, क्योंकि खुद से तो बन ही नहीं रहा वो। तो ये जो है हम कर सकते हैं। एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा में रोगी बच्चे को क्रियाशील ADA एंजाइम इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये दोनों इफेक्टिव नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इससे उसको वो सेफ्टी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, इन दोनों ही चिकित्सा विधियों में सबसे बड़ी कमी यह है कि ये रोगी को ठीक नहीं करती। ठीक नहीं करती का मतलब मैं ये लूंगी कि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ये काम नहीं करेगी। आप रोज उसको जो है स्टेम सेल नहीं दोगे, है ना, कोई स्टेम सेल डालना खेल नहीं है। दूसरा, रोज एंजाइम्स भी नहीं दे सकते। यह रोग का स्थायी उपचार नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जीन थेरेपी ने दीर्घकालिक उपचार, ठीक है, दीर्घकालीन दे रहे हैं हम, ज्यादा समय तक रहेगा, के उपचार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। तो हम जीन थेरेपी काम में लेंगे। क्या किया हमने जीन थेरेपी में? जीन थेरेपी के प्रथम पद में रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट निकालकर उन्हें शरीर से बाहर संवर्धित किया जाता है। मैंने कहा लिम्फोसाइट नहीं बन रही है, अब जो थोड़ी बहुत लिम्फोसाइट उसमें बन रही है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ये लो, बाहर निकाला, ये लिम्फोसाइट है, और इसी का जीन खराब है, इसी का तो जीन खराब है, यही तो वो ADA बना रहा है, ADA बना रहा है, इसी का जीन खराब है। अब हमने क्या किया, इस लिम्फोसाइट को लैब में, उसकी लिम्फोसाइट को निकाल के लैब में डाला, लैब में संवर्धन माध्यम के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर उसको लिम्फोसाइट को डाला, और हम लाए एक बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी वायरस। क्या करता है वायरस? वायरस जो है वो किसी भी कोशिका में जाता है तो उसमें अपना DNA ट्रांसफर कर देता है, RNA। रेट्रोवायरस लेंगे, है ना, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि एनिमल में किसी जीन को या वांछित जीन को पहुंचाने के लिए रेट्रोवायरस यूज में लेते हैं, जंतुओं में, है ना, हम जंतु ही है ना, तो रेट्रोवायरस काम में लेना है हमें, पश्य विषाणु जिसको हमने कहा था। और रेट्रोवायरस की मैं कहानी वहां बता चुकी हूँ, इसमें RNA होता है, RNA से DNA बनता है, DNA से फिर वो बनेगा, है ना, सेंट्रल डोग्मा की उल्टी जो है प्रोसेस चलती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इनके पास। तो इसका RNA हमने क्या किया, इसका जो हानिकारक RNA था, जो बीमारी कर रहा था, उस चैप्टर में हमने ये बात बोली थी कि इनके हानिकारक जीन को निकाल लेते हैं। तो इनके हानिकारक जीन को निकाल के हमने ADA वाला अच्छा जीन इसको दे दिया, इसके जीन से जोड़ दिया ADNA वाला, ये लो वाइट। अब ये क्या करेगा, जैसे लिम्फोसाइट पे हमने इस बैक्टीरिया को छोड़ा, वायरस को छोड़ा, वायरस ने अपना काम किया और साथ में जो हमने इसको जोड़ रखा था वो जीन भी लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। लिम्फोसाइट ग्रो हो रही है, हमने संवर्धन मीडियम में डाल रखा है, ठीक है, लिम्फोसाइट बढ़ रही है, संख्या में बहुत हो गई है, और हर लिम्फोसाइट के अंदर वो ADA वाला जीन है। अब हम क्या करेंगे, इस ADA वाले जीन को उस लड़की या उस गर्ल के बॉडी के अंदर डाल दिया गया। तो हर थोड़े टाइम पीरियड के बाद हम क्या करते, लिम्फोसाइट बनाते, उसको गर्ल को दे देते। तो आपको यही लग रहा होगा कि परमानेंट सॉल्यूशन तो ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है दीर्घकालिक उपचार, मतलब उन दो के कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चला और सेफ्टी। और मैंने कहा वो लड़की जिंदा भी है, 20 साल तक तो मैंने पढ़ा था गूगल पे कि वो अभी भी जिंदा है, जबकि उसके जीने के चांसेस 1% भी नहीं थी। कहाँ वो बबल में रह रही थी, है ना, तो कारगर सिद्ध हुई है।
और वहीं से जीन थेरेपी की शुरुआत हुई। क्या किया हमने? संवर्धन किया। उसके बाद रेट्रोवायरस नाम आ गया है भाई। रेट्रोवायरस वाहक की मदद से इन लिम्फोसाइट में फिर सक्रिय एडीए बनाने वाले सीडीएनए। अभी आपको कह रहा होगा सीडीएनए क्या है मैडम? सुनो मेरी बात। मैंने कहा ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस में आरएनए होता है। आरएनए से जीन डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनती। इस वायरस को क्या करना पड़ेगा? पहले आरएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा अंदर जाके लिम्फोसाइट में, और फिर इस डीएनए से प्रोटीन बनाएगा। और इसी आरएनए में हमने हमारा जो एडीए वाला जीन है वो भी जोड़ रखा है। तो यहाँ पे जो डीएनए बनेगा उसमें भी हमारा वो सीक्वेंस होगा। तो ऐसा डीएनए जिसमें क्या होता है, ये रेट्रोवायरस के जो बने हुए डीएनए होते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल डोग्मा से उल्टी वाली सिचुएशन में बने होते हैं, इसीलिए इनको सीडीएनए कहते हैं। तो सीडीएनए आए तो कंफ्यूज नहीं होना। सीडीएनए किसको कहते हैं? आरएनए से बने हुए डीएनए को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, ठीक है, जो बनते हैं डीएनए जो कि नॉर्मली रेट्रोवायरस या आरएनए बैक्टीरिया या उनमें बनते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? सीडीएनए कहते हैं। ठीक है, सीडीएनए। तो इसको देख के घबराना नहीं। हमने प्रविष्ट करा दिया। इन सुधार दी गई लिम्फोसाइट को फिर से रोगी के शरीर में प्रविष्ट करा दिया गया। काम खत्म। ठीक है, तो समझ में आ गई है थेरेपी। क्या किया हमने लिया हमारा लिम्फोसाइट, उस लड़की के गर्ल के बॉडी से लिम्फोसाइट निकाले, रेट्रोवायरस लिया, रेट्रोवायरस में हमारा वांछित जीन डाल दिया, रेट्रोवायरस को लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया, तो उसने अपना डीएनए लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। अब लिम्फोसाइट जब जब ग्रो कर रही है वो डीएनए भी ग्रो कर रहा है, अच्छा वाला एडीए वाला। बस फिर उस लिम्फोसाइट को उस गर्ल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो यही थी जीन थेरेपी और यही था आज का छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक फिर इससे रिलेट नहीं हो पाता। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है और जो टाइम बचा है आज का, उसको बैकलॉग खत्म करने में काम मिले। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए